हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 10वीं टेस्ट सीरीज करने वाले हैं और ये इस तरीके से आपको अब तक 250 प्रश्न 250 प्रश्न करंट अफेयर्स के विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे 20 सीरीज के बाद। तो समझिए कि महीने भर में अभी 2 सीरीज आपको और इसी महीने की प्राप्त होंगी, मतलब सितंबर की। ठीक है, ये सब करंट अफेयर्स आपका सितंबर का चल रहा है। बीच बीच में भले ही एक दो प्रश्न से कभी पीछे क्या जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उसको हम डलवा देते हैं इस करंट अफेयर्स में। ठीक है, बाकी अभी आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी सॉल्व करने को मिलेंगे, हम करवाएंगे, और जीएस के भी, हिंदी के भी। साथ ही जीएस की सीरीज अलग से चलेगी, यूपी स्पेशल की सीरीज भी चलेगी, और जो भी मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करवाएंगे। इन 2 महीनों में जो भी आपकी चीज़ें छूट गई हैं या जो भी डेटाज वगैरह हैं, और जो नए जो से फलों के, सब्जियों के, खनिज के, अनाज के जो डेटा है ना, उन पर काम चल रहा है। सारे डेटा को सर्च करके अपडेट किया जा रहा है ताकि कोई आपको डेटा पुराना ना मिले। तो वो भी आपको नोट्स हमारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप पर जिसमें आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा सारा डेटा। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए, जहां पर आपको जीएस के नोट्स, हिंदी के नोट्स कंप्लीट, और टेस्ट सीरीज, आरओ की, पीसीएस की, करंट अफेयर्स वगैरह सब मिलता है। तो आप लोग जो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 6393350769, इस पर संपर्क करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कैसे ग्रुप में जुड़ना है, तो ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया पूरी बताई जाएगी, क्या प्रोसेस है, कैसे आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, कैसे आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज प्राप्त हो सकते हैं। तो इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नोट्स या टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे आप लोग ग्रुप में जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत कब G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यानी कि किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023, 2024, 2025 या फिर 2026? और आंसर आपका है 2023 में। इतने सारे देखिए देश शामिल होते हैं, G20 में शामिल होंगे। तो भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 का आशय है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 लोगों का समूह। इसमें 20 देश शामिल हैं, तो भारत भी इसमें शामिल है G20 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? RN रवि, हमरावली, शमेर खां या फिर अवधपुरी? और इसका आंसर आपका हो जाएगा RN रवि। ये उनका फोटो आप देख सकते हैं। ये तमिलनाडु के हाल ही में नए राज्यपाल बनाए गए हैं, RN रवि साहब को। क्वेश्चन नंबर 3, काकातीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, यह कहाँ पर स्थित है? काकातीय रुद्रेश्वर मंदिर, तेलंगाना, केरल, पंजाब या फिर गोवा? और ये आपका स्थित है तेलंगाना में। तेलंगाना स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में 39वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि अब इसमें 39 स्थल शामिल हो गए हैं यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में। क्वेश्चन नंबर 4, धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भारत के कौन से स्थल के रूप में शामिल किया गया है? 40वां, 41वां, 42वां या फिर 43वां? और आंसर आपका है 44वां, जो 39वां आपने देखा था पीछे वाला, और ये आपका 40वां हो जाएगा, धौलावीरा। तो गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने वाला 40वां स्थल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इराकली गरिबाशविली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बड़ा अजीब सा नाम है, देखिए। जॉर्जिया, जापान, भारत या फिर नॉर्वे? और ये बने आपके जॉर्जिया के। इराकली गरिबाशविली जॉर्जिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सबसे लंबे मेहराब पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेघालय, केरल, गोवा या फिर असम? और इसका आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। तो भारत के सबसे लंबे 169.35 मीटर सड़क मेहराब पुल का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने कब तक सड़क दुर्घटना में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक, 2026 तक, 2024 तक या फिर 2027 तक?
यानी कि जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसमें 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। जब सपोज आज की डेट में अगर 100 घटनाएं हो रही हैं तो वो 50 पर लाने का प्रयास है। कब तक प्रयास है? ये आपका है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक 50% जो सड़क एक्सीडेंट होते हैं उसको कम करने का प्रयास है भारत सरकार का। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसने भारत की तरफ से तलवारबाजी में भागीदारी की है? भवानी देवी, सवाना सिंह, अमरदेव या फिर नंदन सिंह? आंसर आपका हो जाएगा भवानी देवी। ये उनका फोटो आप देख सकते हैं। तो ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से भवानी देवी ने भागीदारी की है। अभी जो हाल ही में ओलंपिक गेम्स हुए थे तो इसमें जो है ये शामिल हुई हैं। कौन? भवानी देवी। क्वेश्चन 9, टोक्यो ओलंपिक में नौकायन में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट कौन है? अमन सिंह, जया सिंह, नेत्रा कुमानन या फिर जया बहादुरी? और आंसर आपका है नेत्रा कुमानन। ये उनका फोटो आप देख सकते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में नौकायन में प्रतिभाग करने वाली पहली महिला एथलीट नेत्रा कुमानन है। इन्होंने भी जो है ये भारत की पहली महिला बन गई जो कि तैराकी में इन्होंने प्रतिभाग किया है। सॉरी, नौकायन में, तैराकी नहीं, सॉरी, नौकायन में इन्होंने प्रतिभाग किया है। 10वां, नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था? बताइए दूरी। देखते कितने लोग सही आंसर देते हैं। मैं थोड़ा सा 5 सेकंड का समय देता हूं और इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा, पीसीएस और आरओ दोनों के लिए। और देखते कितने लोग सही आंसर देते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, तब मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। यानी जो नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड जीता है तो सबसे ज़्यादा दूर तक उन्होंने भाला फेंका था, वो दूरी क्या थी? और आंसर आपका है 87.58 मीटर। नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है। और कहाँ के? ये हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा, 11वां प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने जब स्वर्ण पदक जीता तो फिर किसने रजत पदक जीता? यानी कि नीरज चोपड़ा ने फाइनल राउंड में किसको हराया, ये प्रश्न है। जाकुब बैडलेज, पदक पामी, अमीन सिंह, नैना? यानी कि यहाँ पर दो प्रश्न से अगर इन्होंने गोल्ड जीता है तो सिल्वर यानी कि रजत किसने जीता है, या फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने किस देश के खिलाड़ी को हराया था, उसका नाम क्या है? और ये आपकी जाकुब बैडलेज। नीरज ने ओलंपिक स्पर्धा में चेक गणराज्य के जाकुब बैडलेज को पराजित किया और इन्होंने रजत पदक जीता है। तो ये चेक गणराज्य के हैं जाकुब बैडलेज। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत महिला न्यायाधीश हैं? 29%, 28%, 27% या फिर 22%? बताइए भारत में कितने परसेंट महिला जज हैं? आंसर आपका है 29%। ठीक है, यानी कि 100% में 29%, यानी लगभग 1/3 मान सकते हैं कि 1/3 महिलाएं जज हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट हो। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है? 14, 15, 18 या फिर 20? यानी कि कुछ बैंक ऐसे थे जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था तो आरबीआई ने उन पर जुर्माना लगा दिया था, और ये आपके 14 बैंक हैं। ठीक है, तो 14 बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के लिए जुलाई 21 में जुर्माना लगाया गया। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है? ऑक्सफैम के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा या फिर UNO के द्वारा? और ये आपका आंसर है पहला, ऑक्सफैम के द्वारा। ठीक है, ये रिपोर्ट ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है, प्रकाशित की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग या फिर उपराष्ट्रपति? और जीएसटी परिषद अध्यक्षता आपने की है केंद्रीय वित्त मंत्री, और वर्तमान में कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी किसकी? जीएसटी परिषद की।
क्वेश्चन नंबर 16, बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जवानों को सुरक्षित रखने के लिए हिमतापक और सोलर स्नो मेल्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये शायद आपने पिछली वाली सीरीज में भी देखा था प्रश्न, तो आप सही प्रश्न आंसर तो लगा ही देंगे। कौन सा होगा? DRDO। ठीक है, तो ये DRDO हमने शायद पिछली वाली सीरीज में इसकी व्याख्या प्रॉपर की थी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है किसी कारणवश। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए रोजाना 2 GB डेटा देने की घोषणा की है? और इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये प्रारंभ किया गया कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग 9.96 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको 2 GB डेटा रोज दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 17 जनवरी? और इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 जनवरी। व्याख्या देख लेते हैं, अच्छी खासी व्याख्या दी गई है। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। तत्पश्चात 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि 1984 में घोषणा की थी और 1985 से मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। ध्यान रखिएगा कब? तो विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस दिवस को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को। और ये क्वेश्चन देखिए आगे आपके सामने आंसर सहित आ गया है। बिम्स्टेक में सम्मिलित सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, तो तेंजिन लेकपेल को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से लगे 7 देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जिसका गठन 1997 में किया गया था। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है, यानी कि भारत इसका देश मतलब सदस्य है, इसमें शामिल है। इसमें G7 में बिम्स्टेक। ये 7 देश हैं, सामने देख सकते हैं, सबके झंडे लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असमी ASMI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है। दूसरा, इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सेना के साथ मिलकर विकसित किया है। बताइए कौन से कथन सही होंगे? और इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसमें दोनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। स्वदेशी मशीन पिस्टल DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का निर्माण किया है, यानी कि DRDO ने, जो हमारा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है, उसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल असमी विकसित की है। स्वदेशी रूप से विकसित यह मशीन पिस्टल रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल की जा रही 9mm पिस्टल को रिप्लेस कर देगी। अभी जो फिलहाल जो हमारी सेना है वो 9mm पिस्टल को इस्तेमाल करती है, तो ये इसकी जगह पर असमी को लाया जाएगा। इस मशीन पिस्टल की फायरिंग रेंज 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर तक ये फायर कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ, जो नाम इसका है वो प्रारंभ है, और ये क्या है? स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है ये। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विशेषज्ञों और युवा स्टार्टअप लीडर्स को एक मंच पर लाना है। इसकी मेजबानी फिक्की द्वारा की जाएगी। तो बताइए कौन से कथन सही होंगे? आंसर आपका B यानी केवल 2 सही है, पहला गलत है। और देख लेते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय युवाओं को आगे आने और प्रारंभ नामक एक स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आग्रह किया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विशेषज्ञों और युवा स्टार्टअप लीडर्स को शिक्षा, निवेश, उद्योग, बैंकिंग, वित्त जैसे मुद्दों के लिए एक मंच प्रदान करना है, मंच पर लाना है। यह शिखर सम्मेलन जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। ये जो प्रारंभ है यानी स्टार्टअप
इंडिया इनोवेशन समिट ये प्रारंभ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न है, नई विदेश व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। जो नई हमारी विदेश व्यापार नीति है इसके संबंध में 3 कथन हैं और कौन से सही नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है ये बताना है। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। इस व्यापार नीति का उद्देश्य भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। तीसरा, यह नीति बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से घरेलू विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के संचालन में सुधार लाएगी। बताइए कौन से सही नहीं है। इसमें केवल दूसरा सही नहीं है, बाकी पहला और तीसरा सही है। देख लेते हैं व्याख्या में नई विदेश व्यापार नीति के बारे में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू की जाएगी, यानी लागू हो गई है, की क्या जाएगी तो लागू हो ही गई है। इस व्यापार नीति का उद्देश्य भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस नीति का उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना देना भी होगा, यानी कि हमारे देश से निर्यात हो, अच्छा हो, यानी कि दूसरे देशों में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, सुनीता नारायण, CNR राव। पुरस्कार का नाम है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 और इसका सही आंसर डी है। CN राव को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में शोध के लिए दिया जाता है। इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड और ऊर्जा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मतलब काफ़ी बड़ा पुरस्कार है। तो CN राव ये वैज्ञानिक है, प्रोफेसर भी है, इनको देखते हैं और काफ़ी चर्चित हैं ये, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते का नाम किस देश द्वारा दिया गया था? ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर श्रीलंका? और इसका आंसर आपका हो जाएगा म्यांमार। ताउते इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान था। इस तूफान को यह नाम म्यांमार द्वारा दिया गया था और इसका अर्थ होता है तेज आवाज करने वाली छिपकली, यानी ताउते का अर्थ क्या है? तेज आवाज करने वाली छिपकली। तो ये म्यांमार द्वारा नाम दिया गया था इस ताउते जो चक्रवात आया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में नगंगोम डिंकू सिंह का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो डिंको सिंह है, ये इनका पूरा नाम है नगंगोम डिंको सिंह। निधन हो गया है, कौन थे ये? मुक्केबाज, साहित्यकार, चिकित्सक या फिर शिक्षक? बताइए कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने सही आंसर दिया था या नहीं दिया था, इसका कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आपके सुझाव, आपकी राय, आपका परामर्श, आपका मशवरा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग अपने सुझाव समय समय पर देते रहिए, हम उनका पालन करते रहेंगे ताकि आपकी परीक्षा में पढ़ने में आसानी हो और आपके अकॉर्डिंग, आपके मुताबिक हम सीरीज़ या मैटर उपलब्ध करा सकें। और आंसर आपका है मुक्केबाज। तो ये मुक्केबाज हैं डिंको सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं, कैंसर बीमारी से पीड़ित थे। डिंको ने 1998 में बैंकॉक में खेले गए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये मुक्केबाज हैं डिंको सिंह, नाम याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आपकी सीरीज आज की कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।